हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं कनेक्टिंग डॉट्स पे। नाउ जो बाइडेन ने कहा था कि जस्ट डोंट, ये मैसेज, ये इंस्ट्रक्शन दिया था ईरान को और एसेंशियली व्लादिमीर पुतिन को कि एस्केलेट मत करना, कोई अटैक मत करना। बट 200 मिसाइल मारा इजराइल ने, बैलिस्टिक मिसाइल, और मैं कहूंगा कि कुछ कर नहीं पाया खास। यूएस इजराइल डिफेंड नहीं कर पाया। और उसके बाद नेचुरल सी बात है कि रिटेलिएशन का प्रॉमिस, आईडीएफ, मोसाड, शिनबेट, वो सब सारे पॉलिटिशियन वो कॉम्पिटिटिव नेशनलिज्म में लगे हैं, यहां मारो वहां मारो। तो इजराइल में इस पॉइंट ऑफ टाइम में ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या करना है और ईरान को कैसे परेशान करना है, ईरान को कैसे हिट करना है। बट इतना आसान होता नहीं है किसी भी कंट्री को जाके सीधा हिट करना। और उसी पॉइंट ऑफ टाइम में इनके टॉप एलाई, नाउ दुनिया जानती है कि व्लादिमीर पुतिन बिल्कुल क्लियरली अयतुल्ला के साथ, ईरान के साथ खड़े रहते हैं। बट ये देखिए इनके एलाई अब फिर से कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट, और मैं कहूंगा कुछ ओल्ड एज का भी इशू है क्या यहाँ पे, कमेंट में जरूर बताइएगा। नाउ इजराइल प्लान्स टू हिट ईरान्स न्यूक्स, बाइडेन सेज रिस्पॉन्स शुड बी प्रोपोर्शनेट। और उसके बाद ये बात करते हैं, G7 की मीटिंग होती है, सब आपस में बात करते हैं कि क्या करना चाहिए। उसके बाद इनका सिर्फ इस पूरे आर्टिकल में यही था कि इनका सिर्फ एक ओपिनियन है कि भाई प्रोपोर्शनेट करो, बहुत ज्यादा एस्केलेट मत करो, हल्का फुल्का रखो। उन्होंने 200 मारे, तुम भी 200 मार दो, मतलब कीप इट वेरी नॉर्मल, ठीक है, बिल्कुल। और एस्केलेशन नहीं चाहिए मुझे। और इनफैक्ट अगर 2-4 दिन और वेट कर लोगे तो मैं फिर से वापस सीज फायर करने लगूंगा, क्योंकि दैट इज द ओनली वर्ड आई नो। दैट सिंपली मीन्स कि जो बाइडेन इस पॉइंट ऑफ टाइम में कंट्रोल में नहीं है। जो बाइडेन को यह हवा नहीं है कि बेंजामिन नेतन्याहू क्या करने वाले हैं, आईडीएफ क्या करने वाला है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि बाइडेन साहब के कुछ ऑफिसर्स हैं वो डायरेक्टली, मतलब पेंटागन एसेंशियली इस पॉइंट ऑफ टाइम में डायरेक्टली कोऑपरेट कर रहा है इजराइल के साथ। और ये एक लेम डक की तरह बस 1-2 स्टेटमेंट दे देते कि भाई पीस। और इनके स्टेटमेंट से दुनिया में कंफ्यूजन है कि हाँ इजराइल मारेगा नहीं, इजराइल कुछ करेगा ही नहीं, इजराइल को यूएस ने सपोर्ट करना बंद कर दिया है। तो इससे क्या होता है, ईरान कंफ्यूज हो जाता है, सारे ईरानियन प्रॉक्सीज, व्लादिमीर पुतिन कंफ्यूज रहते हैं। बट ये क्योंकि बार बार हो चुका है तो आई डोंट थिंक दे टेक इजराइल लाइटली एट ऑल, क्योंकि उनको पता है कि जिस तरीके से आसपास अटैक कर रखी है, इट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर ईरान। और इजराइल को भी ये पता है कि अगर उसने गलत बटन दबा दिए, गलत एस्केलेशन कर दिया, तो इजराइल के सर्वाइवल पे आ जाएगी। सो इट्स नॉट दैट इजी कि यू गो एंड हिट अ कंट्री जो कि व्लादिमीर पुतिन का बहुत अच्छा एलाई है। बट यहां देखो, हिट करना नेसेसरी है पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए। और अब इजराइल के सारे पॉलिटिशियंस दे आर बैक टू बैक सेइंग कि भाई कॉम्पिटिटिव हो गए ना, कि मारना है, कैसे मारना है, ये भी मारना है, वो भी मारना है, न्यूक्लियर सारे जो फैसिलिटी है उसको बर्बाद कर देना है। क्रिमिनल ये कहां से आ जाता है? व्लादिमीर पुतिन के एड कहते हैं क्रेमलिन कॉल्स फॉर रेस्ट्रेंट। याद है आपको जो बाइडेन साहब, जैसे ही इजराइल किसी को मारेगा उसके बाद जो बाइडेन क्या कहते हैं कि भाई नाउ सीज फायर, सब चुप हो जाओ, अब मैं सीज फायर करा रहा हूं, मैं टॉक्स करा रहा हूं, ब्लिंकन को भेज रहा हूं, मिडिल ईस्ट में घूमेगा ब्लिंकन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसी तरीके से जब ईरान ने मारा तो अब रशिया क्या कह रहा है? रेस्ट्रेंट कुछ नहीं है, ये हमने अटैक थोड़ी ना किया, ये तो हमने बहुत सारी पाप जो किए थे, इजराइल ने इतने बड़े बड़े पाप किए थे, उस पाप का हमने एक रिप्लाई दिया है छोटा मोटा, ये अटैक नहीं है ना। ये आपने देखा कि भाई इसमें कैजुअलिटी नहीं हुई कुछ खास, इसमें मोस्टली जो टारगेट किया गया था मिलिट्री बेसिस को किया गया था, एक आध लोगों की इंजरी और डेथ हुई है, और वो एसेंशियली पैलेस्टीनियंस थे ना। उसी पॉइंट ऑफ टाइम में एक मैसिव रेवलरी, एक सेलिब्रेशन है अक्रॉस मिडिल ईस्ट, पर्टिकुलरली जितनी भी शियाइट कंट्रीज हैं और जो भी इस ईरानियन एक्सिस से जुड़ी हुई कंट्री है, या जिनमें भी अच्छी फीलिंग्स है टुवर्ड्स हसन नसरल्ला या फिर अयतुल्ला खोमेनी। क्योंकि देखिए यहां पे एक और आइडिया इसके साथ जुड़ जाता है, मतलब इसमें थोड़े ना कम्युनिस्ट आइडियाज भी आपको दिखेंगे। यहां पे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा सेटन है जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, कुछ ज्यूज हैं, और ज्यूज क्रिश्चियंस ये सब मिल के बहुत सारे पैसों के साथ बैठे हुए हैं और ये दुनिया कंट्रोल करते हैं, और इनको चैलेंज करने आए हैं पीछे से व्लादिमीर पुतिन, बैक कर रहे हैं ईरान को, जो कि एसेंशियली लोगों की इज्जत करते हैं। और हर मतलब गरीब, आप देखेंगे कि जितने गरीब मुसलमान हैं वो इस साइड सपोर्ट करते हैं, मेजॉरिटी। और आप देखेंगे कि जैसे ही मुस्लिम वर्ल्ड में एक क्लियर डिवाइड दिखेगा, कि जैसे ही मुस्लिम वर्ल्ड में पैसे आ गए हैं, एलिटिज्म आ गया है, और एसेंशियली मैं कहूंगा कि जहां पे भी यूएस का सपोर्ट है डायरेक्ट रेजिम को, तो वहां पे आप देखेंगे उनको कोई मतलब नहीं है, वो खास एक आध बीच बीच में स्टेटमेंट दे देंगे कि हाँ यहाँ पे पीस होना चाहिए, पैलेस्टीनियन स्टेट बना देना चाहिए, फिर वो एक हफ्ते तक चुप हो जाएंगे।
तो आप देखेंगे, और जो कंट्रीज यूएस के अलाई नहीं है वही एसेंशियली इस पॉइंट ऑफ टाइम में कुछ कह पा रही हैं, बाकी कंट्रीज कुछ कह नहीं है। अच्छा, आईआरजीसी ने ऑफिशियली कह दिया कि भाई कैसे, और आईआरजीसी अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बताता हूं कि ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद इनके हाथ में एक तरीके से उनके फॉरेन पॉलिसी और इनके फॉरेन टेंटिकल्स कैसे चलेंगे वो आज मैं, और डायरेक्टली दे रिपोर्ट टू अयतुल्ला। नाउ ध्यान से देखिए उन्होंने क्या कहा है कि इट वाज अ रिस्पॉन्स, ये कोई अटैक नहीं था। यासन नसरल्ला का आपने एलिमिनेशन किया, उसका इस्माइल हनिया, आईआरजीसी कमांडर अब्बास, निल्फोर रोशन, ये बेरूट में आपने मारा, तो इन सब की ये एक तरीके से हमने रिवेंज ली है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो इनके लिए लॉस था वो था हसन नसरल्ला, क्योंकि हसन नसरल्ला व्लादिमीर पुतिन के लिए एक एसेट, सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असद के लिए, अयतुल्ला खोमेनी के लिए, तुर्की के रिसेप तैयब एर्दोगान के लिए, ही वाज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। ये आप समझ लो द ग्रेट वॉल ऑफ मिडिल ईस्ट की तरह खड़ा था इजराइल को रोकने के लिए। और अगर इसको एलिमिनेट कर दिया गया तो आप सोचो वो कितना बड़ा अटैक होगा। मतलब जिस तरीके से मोसाड वाज अ डिजास्टर, 7 अक्टूबर का अटैक कुछ समझ नहीं आया, कुछ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ कोई आइडिया नहीं है। बट जिस तरीके से इन्होंने रीसेंट टाइम्स में पेजर अटैक करके टर्न अराउंड किया, पूरी लीडरशिप एलिमिनेट की, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली लीडरशिप छोड़िए, हसन नसरल्ला दे गॉट द मैन, जिसकी वीडियो सुन के, जिसकी थ्रेट स्पीचेस सुन के पूरे इजराइल में पैनिक रहता था कि भाई कब हसन नसरल्ला 1000 रॉकेट मार देगा, घर हमारे धू धू हो जाएंगे, जिसने पूरे नॉर्दर्न इजराइल को खाली करा दिया था, उसको इजराइल ने जो एलिमिनेट किया। तो नेचुरल सी बात है, बहुत सारी कंट्रीज की एक साथ शील्ड खुल गई। ये शील्ड थे ना, सब बहुत सारी कंट्रीज के लिए शील्ड बन के बैठा था। और मैं आपको नाम भी बता रहा हूं, सीरिया, व्लादिमीर पुतिन के लिए, तुर्की के लिए, एर्दोगान के लिए, और इराक के लिए, ईरान के लिए, ये बहुत बड़ा शील्ड की तरह एक्ट कर रहा था। ये इंश्योर कर रहा था कि इजराइल किसी और कंट्री को जाके बहुत आराम से धू ना कर दे। और उसके बाद इजराइल में कंपटीशन शुरू है, इजराइल कह रहा है हम बहुत बुरी तरीके से अटैक करेंगे, हम रिटेलिएट करेंगे, हम बदला लेंगे, और ईरानियन रेजिम ये पछताएगी, ईरानियन रेजिम को हटा देंगे, सब कुछ कह चुके हैं। मतलब मैंने बोला ना, इजराइल के पॉलिटिशियंस की अगर स्टेटमेंट देखेंगे ना तो उन्होंने कह दिया हम रेजिम भी चेंज कर देंगे, हम ये पूरी सारे जितने ये लीडर्स हैं जिन्होंने ये ऑर्डर दिए उन सबको एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे नई सरकार भी आने वाली है, लोगों को डेमोक्रेसी, फ्रीडम, ये सब कुछ मिलने वाला है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई हम ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करेंगे, कुछ बोल रहे हैं पाइपलाइन पे, ऑयल एंड गैस पे, कुछ कह रहे हैं हमारे अटैक सिर्फ ईरान पे नहीं होंगे, ईरान के प्रॉक्सीज को के ऊपर भी हमारे जो दबिश है वो बढ़ेगी। तो इतने सारे आइडियाज फ्लोट किए जा रहे हैं। यहां देखिए नफ्ताली बेनेट ये क्या कहते हैं, अब ये तो बहुत क्लियरली कह रहे हैं इजराइल हैज नाउ इट्स ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी इन 50 ईयर्स। मैं कहूंगा ये अपॉर्चुनिटी बहुत दिन तक नहीं रहेगी, ये जो भी आप कह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं क्यों, क्योंकि इस टाइम में लेम डक जो बाइडन है, और मोस्ट प्रोबेबली आप देखेंगे कि आपको वापस से रिपीट दिख सकता है कि भाई कमाला हैरिस वापस आ सकती है। दैट इज अ चांस, ठीक है। अगर गलती से डोनाल्ड ट्रंप आए, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप इवन तो पॉपुलैरिटी में आए, बट वो नेचुरल सी बात है ना, इमिग्रेशन का इशू है, उनका वोटर फ्रॉड, बहुत सारे इशूज हैं। नाउ अगर आपको डोनाल्ड ट्रंप आते हुए दिख गए ना पावर में, तो मतलब यहां पे ईरानियन रेजिम की बहुत बुरी हालत होगी, बहुत बुरी हालत होगी। मैं आपको कह रहा हूं, मतलब डोनाल्ड ट्रंप तो इवन वांट्स कि भाई देयर शुड बी अ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, ठीक है। एक साइड में ये वाली बात है, दूसरी साइड में अगर कमाला आती है तो ये पता है कि भाई शी विल ट्राई टू बैलेंस इट आउट। तो ये जो टाइम है ना, लेम डक वाला टाइम है जहां पे जो बाइडन एंड कर रहे हैं और इलेक्शन हो रहा है, इसी पॉइंट ऑफ टाइम में इजराइल के पास वो टाइम है जहां पे वो ये टेंटिकल्स को हैंडल कर पाएगा, जिसके बारे में नफ्ताली बेनेट बात कर रहे हैं। ये जो टेरर के बारे में, ऑक्टोपस ऑफ टेरर के बारे में बात कर रहे हैं ना, ध्यान से सुनिए स्टेटमेंट, ये एक बार रीड करते हैं। इजराइल हैज नाउ इट्स ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी इन 50 ईयर्स टू चेंज द फेस ऑफ मिडिल ईस्ट। क्या है इसका मतलब? मैंने आपको कहा ना, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, सब कुछ चेंज करना है, नेशनल बॉर्डर्स चेंज करने हैं, जमीन हथियाना है, दैट इज अ पॉलिसी। और यहां पे आप ये मत समझिए दिस इज अबाउट जायोनिज्म और ज्यू, दिस इज अबाउट द यूएस पॉलिसी ऑफ मिडिल ईस्ट। प्लीज इसको अप्रिशिएट करिए। देखिए मेटा पिक्चर्स को अगर देखना बंद कर देंगे ना आप, तो फिर वही होगा, आइसोलेशन में जिएंगे। मतलब वो होता ना, हम अपनी कॉन्कॉक्टेड रियलिटी में खुश रहते कि हाँ हम ही किंग है, ऐसा नहीं है। देखिए जो किंग है अभी फिलहाल, जिसने रूल किया है, दबाया है, क्रश किया है, सोवियत को पीसेस में तोड़ के रख दिया, चाइना को भी ऐसा कसा है कि चाइना ट्रेड चिल्लाता हुआ स्लो डाउन बोल रहा है। तो जब ये कसते हैं तो बहुत बुरी हालत हो जाती है कंट्रीज की, ठीक है। और ईरानियन रेजिम को कब से कस रखा है, और इसीलिए ये जो टाइट किया गया है स्क्रू, इसलिए
इन्होंने ये टेंटिकल्स बनाए ताकि भाई ये कहीं पे भी तो लड़ें, क्योंकि इनकी सर्वाइवल पे है, इनकी सर्वाइवल पे है। तो यहां पे सीधा सीधा, और आपको पता ही है मोहम्मद यूनुस को इंस्टॉल करना कितना आसान था, एक प्रोटेस्ट, ऑल इट रिक्वायर्स इज वन सिंगल प्रोटेस्ट, ठीक है। और जब पूरी दुनिया जानती है कि देयर इज मोसाड इन्फिल्ट्रेशन, मैसिव मोसाड इन्फिल्ट्रेशन इन IRGC, तो आपके इस्लामिक गार्ड्स तक वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ब्रूटली कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ठीक है, ऐसे अटैक नहीं हो जाते। तो इसलिए ध्यान से हम फैक्ट्स को फैक्ट्स की तरह लेते हैं। टू स्ट्राइक द हेड ऑफ ऑक्टोपस ऑफ टेरर दैट इज इन इट्स कोऑर्डिनेट्स सेंट इट्स टेंटिकल्स, हमास हिजबुल्लाह होती, नाम बोल दिया, टू मर्डर अस व्हाइल द अयतोल्लाज सैट सेफली इन देयर पैलेसेस इन तेहरान। देखिए ये एक अनसेड टाइप की बात मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, और आप मुझे काउंटर करिएगा इस पे। मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसे ही किसी भी लीडर के पास पैसा आता है वो लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाता है। टेक द एग्जांपल ऑफ सऊदी अरेबिया, टेक द एग्जांपल ऑफ कतर। कतर कहाँ इन चीज़ों में इन्वॉल्व होगा? कतर बोलेगा हम डिप्लोमेसी कराएंगे, हम अल जजीरा चलाएंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले जो अयतुल्लाज हैं वो ग्राउंड वर्कर्स थे किसी पॉइंट ऑफ टाइम में। नाउ द अयतुल्लाज, मतलब जो क्लेर्जी है, वो क्लेर्जी अब जाके ईरान में बैठता है, उनको कुछ नहीं होता, ना वो अटैक सहते हैं ना वो अटैक करते हैं। इतने दिन पिटने के बाद, किसके पिटने के बाद? ईरान को तो कुछ नहीं हुआ, हमास को हुआ, हिजबुल्लाह को हुआ। तो जिनको पाला था ना, जिनको पाला था अपने आप को बचाने के लिए, वो जब एकदम पिट पिट के उनकी बुरी हाल हो गई, मुंह लाल हो गया, और हसन नसरल्लाह इनके लिए, मतलब अब इनकी सर्वाइवल पे आ गए। नसरल्लाह का डेथ जो है ना, वो इनकी सर्वाइवल पे आ गई। इसके बाद तो रेजिम चेंज हो गई, तख्ता पलट कभी भी हो सकती है, कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताइए आप, अगर जस्ट टेल मी, अगर इस्माइल हनिया तेहरान में जा सकता है तो कोई भी अयतुल्लाह जा सकता है? आप ये सोच रहे हो कि दे विल थिंक लाइक दिस ना, कि भाई देखो हमने, दे आर इम्बोल्डेंट, इजराइल विल बी इम्बोल्डेंट, कि देखो मोहम्मद दीफ ओके, नसरल्लाह ओके, हमास डन, नेक्स्ट कौन है? तो दे विल ऑब्वियसली वांट, ठीक है। तो इनको एक मैसेज देने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए ईरान ने अटैक किया, हमास को बचाने के लिए नहीं, हिजबुल्लाह को बचाने के लिए नहीं। हिजबुल्लाह, नसरल्लाह, सबकी जब लीडरशिप खाली हो गई है ना, जब अपने ऊपर अब आ गई, तो फिर दे हैव नाउ अटैक्ड। नाउ वी मस्ट रिमूव दिस टेरेबल थ्रेट to our children's future. We can grant the Iranian regime an opportunity to rise up and shake up the regime. क्या कह रहे हैं? मतलब ईरान के ऊपर जो अटैक आने वाला है ना, वो नीचे से आने वाला है, ऊपर से आने वाला है, साइडवेज आने वाला है। मतलब वो हर टाइप के ऑपरेशन जो आपने सुने हैं, हर टाइप के, मतलब इट कैन वेरी वेल स्टार्ट विथ बॉम्बिंग अ पावर प्लांट, कि भाई लो पावर नहीं है, बिजली नहीं, चलाओ बैटरी पे, कंट्री कितने दिन बैटरी पे चलाओगे, और पैसा जहां से कमाते हो, जो भी ऑयल रिफाइनरी है, ऑयल स्टोरेज है, ऑयल डिपो है, ऑयल पाइपलाइन से, उसको धू धू करके जला दिया। थर्ड इज दी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। और आप सोच रहे हैं कि यार ये तो एक के ऊपर अटैक होगा, नो, इट कैन बी अ पैरेलल अटैक। आप बोल रहे हैं ना कि ह्यूमैनिटेरियन इशू नहीं होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन इशू अलग तरीके से कराएंगे। मान लीजिए आपके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं जाकर डैमेज कर देता हूं, ठीक है, और डैमेज करने के बाद क्राइसिस होगी लोगों में, और लोग फिर आएंगे स्ट्रीट पे, और फिर वही मोसाड और शिनबेट अपना काम करके निकल जाएगा। और नेचुरल सी बात है, इसमें CIA भी इन्वॉल्व होगा। उसके बाद आपके पोर्ट्स, वो पोर्ट, ये वो लेफ्ट राइट सेंटर। अब देखिए, अदानी का हाइफा पोर्ट है, उस पर अटैक हुआ, तो ऐसे 2-4 पोर्ट तो है ना ईरान के पास जिसके ऊपर अटैक हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, सेम चीज, पूरी लॉजिस्टिक्स को हिट करना, जैसे हुदैदा पे मारा ना, उसी टाइम में आपकी पूरी कम्युनिकेशन में पैनिक क्रिएट कर देना, हिस्टीरिया क्रिएट कर देना, इसको हैक करके सिग्नल्स भेज देना कि यू विल बी अटैक्ड इन नेक्स्ट 12 आवर्स। आप सोचो क्या मास हिस्टीरिया होगा। एक सिंपल मैसेज, ठीक है, और इनकी फारसी में एक सिंपल ऑडियो मैसेज या सिर्फ एक सिंगल मैसेज चले जाए कि भाई आपको, यू शुड नॉट गो टू क्राउडेड प्लेसेस, क्योंकि Israel will attack you and you will be attacked only because of your Ayatollah, because of your Iranian regime. आप सोचिए कितना पैनिक हो जाएगा लोगों में। So this kind of operation can happen. और जो इनका ड्रीम है, their dream is to hit the nuclear plants, the nuclear sites, कुछ hidden, कुछ publicly declared. So that is the whole issue. अच्छा, अगर आप सिविल सर्विस के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप आइए हमारे पटना ऑफलाइन सेंटर, सितंबर 27 में यहाँ पे बैचेस शुरू हैं। उसी टाइम पे आप आइए सिविल लाइंस प्रयागराज, अगर आप उत्तर प्रदेश में प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और अगर आप दिल्ली में हैं तो करोल बाग में और मुखर्जी नगर में आप आ सकते हैं फॉर इंग्लिश एंड हिंदी बैचेस। बेस्ट पॉसिबल फैकल्टी, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, आपको साथ में मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज मिलती है ना। नेतन्याहू ने तो बहुत क्लियरली किया था ईरानी रेजिम, और आपने देखा नफ्ताली बेनेट, रेजिम चेंज, बार बार रेजिम चेंज की बात हो रही है, एंड इट इज नॉट सो डिफिकल्ट। प्लीज माय फ्रेंड, आप प्लीज समझिए
कि हर वो आदमी जिसको पैसा नहीं मिला है, हर वो आदमी जो इतने साल से पावर से दूर है, हर वो आदमी जिसने तेल की मलाई नहीं खाई है, वो तैयार है ईरान में और हर दूसरी कंट्री में। क्या भारत में आज के डेट में एक पावर क्राइसिस है या नहीं है? क्या लोग नहीं चाहते कि भाई वो भी अगले प्रधानमंत्री बन जाए? क्योंकि जब आपको पता चलता है कि देयर इज अ प्राइम मिनिस्टर जो 10 साल 15 साल से हैं, तो फिर सब अगला कौन बनेगा? हम बनेंगे विद इन पार्टी, आउटसाइड द सिस्टम, सारे लोग एस्पिरेशनल हैं। जैसे शेख हसीना बहुत दिन से पावर में थी, तो क्या हुआ वहां पे कि भाई इतने सारे, और आज देखिए यूनुस के साथ यही होगा। बहुत दिन तक यूनुस पावर में नहीं रह पाएगा, मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूं आपको। जिस तरीके से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जमात, इनको बहुत दिन से मलाई नहीं मिली, मलाई टाइम पे नहीं मिली, पॉलिटिकल पावर नहीं मिला, और सबको वही पावर चाहिए क्योंकि एंड में फटाफट रिसोर्सेज अपनी कंट्री के किसी को जल्दी से देना होता है और उसके लिए कुछ लीज पे पैसे वैसे ये सब लेके अपनी पार्टी को चलाना होता है, क्योंकि उस पार्टी में जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं उनका घर चलता है इससे। और अगर पार्टी पैसा नहीं कमाएगी ऐसे 2 नंबर के धंधों से, तो उन वर्कर्स को का घर कैसे चलेगा, और उनका घर नहीं चलेगा तो वो नौकरी छोड़ देंगे, तो पॉलिटिकल पार्टी श्रिंक हो जाएगी। इसीलिए पॉलिटिकल करप्शन इज अ नेसेसिटी। जब तक पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे गवर्नमेंट से इनडायरेक्टली कमाने पड़ते हैं। नाउ ईरान अटैक्स इजराइल, ये क्या चल रहा है साइमल्टेनियसली? आपको पता होना चाहिए कि इजराइल के लिए आसान नहीं रहने वाला। इजराइल इस पॉइंट ऑफ टाइम में लेबनान पे अटैक लॉन्च कर चुका है, छोटे छोटे ऑपरेशन शुरू किया है। बेसिकली वो ग्राउंड इन्वेजन करना चाहता है और पूरी दुनिया ये रोकना चाहती है। ग्राउंड इन्वेजन ही रोकना है कि अब जो तुमने गाजा में किया वो तुम अब लेबनान में नहीं करोगे, वो तुम अब हिजबुल्लाह के साथ नहीं करोगे। इसीलिए बहुत हार्ड रेजिस्टेंस आ रहा है हिजबुल्लाह की तरफ से और इजराइल को मैसिव कैजुअलिटीज झेलनी पड़ रही है। मैं एसेंशियली इस रीजन की बात कर रहा हूं कि लेबनान में वॉर छिड़ रखे हैं, बट इस रीजन में आप देखिए कि इट इज नॉट वेरी इजी। इनके लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा कुछ भी करना आगे के डेट में, और ये तभी कुछ कर पाएंगे जब सीधा अमेरिका पीछे खड़ा रहेगा। अब बाइडेन कोई भी स्टेटमेंट दे, अगर पेंटागन पीछे खड़ा है तो दे कैन डू एनीथिंग एंड दे कैन डू अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस इन द इंटायर मिडिल ईस्ट। वो जो हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी चेंज करने वाली बात बोल रहे थे ना, वो तभी होगा जब अमेरिका एकदम पीछे खुला खड़ा है और कहेगा क्या क्या वेपन चाहिए, लिस्ट बनाओ, सारे वेपन्स हम खुद ही ले आते हैं, लीज कर लो यार 7 दिन के लिए आप। नाउ यहां पे ध्यान से देखो क्या कंडीशन है, कितने फ्रंट्स पे इजराइल एक साथ पिट भी रहा है और पीट भी रहा है ना। गाजा में हमास के साथ लड़ रहा है और गाजा की हालत वो बिफोर एंड आफ्टर आप देखो जरा गाजा की पिक्चर, बिल्कुल गाजा को रबल बना दिया है, ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर है। यहीं पे गाजा जेनोसाइड वाले वर्ड्स को बोला जा रहा है कि भाई यहाँ पे सिविलियंस को मारा गया, औरतें बच्चों को मारा गया ना। ये दूसरा फ्रंट है वेस्ट बैंक का, और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी आईडीएफ डिप्लॉयड है। आईडीएफ के साथ कंटिन्यूसली कॉन्फ्रंटेशन चलता है पैलेस्टीनियंस का, ये वेस्ट बैंक का इलाका, तो गाजा में इधर यहाँ पे पैलेस्टीनियंस का इलाका, और इसमें पैलेस्टीनियन जिहाद, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पे एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ऑपरेट कर रहे हैं ना। ये लेबनान, और लेबनान के जस्ट नीचे आप देखिए इजराइल, और इजराइल का नॉर्दर्न इजराइल खाली है आज के डेट में, और लेबनान आज भी वो मिसाइल अटैक करता है। जो सो कॉल्ड ईरान ने 200 मिसाइल मारे वो हिजबुल्लाह का सुबह का नाश्ता है, ठीक है। तो उनको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि देखिए ईरान बहुत दूर है, ईरान इज टू डिस्टेंट। कहां से आएगा ईरान? ये क्या यहां से लैंड फोर्स भेजेंगे? ये पूरे रास्ते में क्या अपनी नेवी भेजेंगे? ये नेवी जैसे ही निकली हवा में यहीं खत्म हो जाएगी, कहीं से कुछ नहीं कर सकते। इनके पास ऐसे फाइटर जेट से याद आया, अगर इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी होती तो इनके जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था ना इब्राहिम रईसी का, जिसको बोल दिया अरे वो तो वेदर मुसार्ड है भाई, वो क्लियर मुसार्ड है वो हेलीकॉप्टर क्रैश। ऐसे एक हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं, ऐसे बड़े सारे हेलीकॉप्टर क्रैश कराए मुसार्ड ने ना। यहाँ पे ये ईरान है, ईरान कैसे लड़ेगा इनसे? कैन दे गो फॉर अ लैंड? ना भाई, लैंड पे क्या, कुछ नहीं। मैक्सिमम इनके कुछ आईआरजीसी के गार्ड्स वो जाके इराक और सीरिया और यहाँ से धीरे धीरे लेबनान को सपोर्ट करने के लिए आ जाएंगे और बोलेंगे कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे। व्लादिमीर पुतिन क्या करेंगे? व्लादिमीर पुतिन मिसाइल्स भेज देंगे कि भाई ये लो ईरान मिसाइल, इराक, सीरिया, एवरीवन टेक मिसाइल्स, यमन टेक मिसाइल्स एंड जस्ट, तो इतना ही। तो ऑल इट इज गोना बी बिटवीन ईरान एंड इजराइल इज गोना बी अ मिसाइल। बट इजराइल के पास यहाँ पे बहुत गंदी एडवांटेज है, और वो है उसके F-35। वो है उसका जो फायर पावर है, इंक्लूडिंग इट्स नेवी अलोंग विद द सपोर्ट ऑफ यूएस, तो इट बिकम्स लीथल। बट इजराइल के हाथ बंधे हुए हैं,
इजराइल के हाथ चारों तरफ से बंधे हुए हैं। यहाँ पे गाजा में हमास से लड़ रहे हैं, यहाँ पे पैलेस्टीनियन जिहाद से लड़ रहे हैं, और उसके बाद आप देखेंगे कि लेबनान में हिजबुल्लाह है, विच इज अ लीथल फोर्स। आज भी वो लीथल फोर्स है, उसकी लीडरशिप खत्म हो गई है, डिसएरे में है। इसका मतलब ये नहीं कि वेपन्स एब्सोल्युटली खत्म हो चुके हैं। जब तक हिजबुल्लाह की लीडरशिप है, कोई नया लीडर है, इसका मतलब दे विल बी एक्टिव। सीरिया में बशर अल असद और यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन के इंटरेस्ट आ जाते हैं, तो आप ये इंश्योर करेंगे कि सीरिया की पूरी असद की रेजीम अलोंग विद व्लादिमीर पुतिन अलोंग विद ईरान विल बैक मैक्सिमम बैकिंग टू हिजबुल्लाह, कि जैसे ही इजराइल अपने घर से बाहर निकले किसी कंट्री को तंग करने, अटैक करने, यूएस के हेल्प से मारो, दबा के मारो। और उसी पॉइंट ऑफ टाइम में यमन जो है ये काफी दूर है, तो यमन बार बार हिट करता है इजराइल पे। नाउ यहाँ पे इसके पास एक ही सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन है सऊदी अरेबिया। अगर यूएस कन्विंस कर लेता है कि हम कुछ पैसे, एड मनी, ये वो वेपन सब दे रहे हैं, और आपको जो ह्यूमन राइट के कंसर्न वगैरह हैं वो 5 साल के लिए हम कोई ऐसा आर्टिकल आपके बारे में नहीं लिखेंगे, और हम कतर को भी कंट्रोल में रखेंगे कि आपके बारे में उल्टी सी चीजें ना बोले। एमबीएस आपको हम बिल्कुल अश्योरिटी दे रहे हैं, 5 ईयर अश्योरिटी, और आप बस यू बॉम्ब द हेल आउट ऑफ हुतीज, देन इजराइल से। वरना ये मारते जाएंगे, ये सब कुछ यूज करेंगे, दे विल यूज एवरीथिंग, क्योंकि डिस्टेंस है ना इनके पास भी, और ये भी ऑपरेशन लॉन्ग आर्म 1, ऑपरेशन लॉन्ग आर्म 2, ये सब चलाते रहेंगे। सो आप चारों तरफ देखेंगे तो यू आर सराउंडेड, और उसके बाद यू हैव द सीरिया, उसके बाद आपके पास इराक भी आ जाता है। तो 7 फ्रंट्स पे लड़ाई चल रही है, एंड द बिग मदर फ्रंट इज ईरान। तो आप अगर ईरान के साथ लड़ाई लेंगे तो आप ये इंश्योर करना चाहेंगे कि आप उनके साथ एक प्रोटेक्टेड वॉर ना लड़ें, आप उनके साथ एक ऐसी वॉर लड़ें जिसमें कि या तो आप इस टाइप की एलिमिनेशन कराएं, जिसमें लीडरशिप, अल्टरनेटिवली आप एक मैसिव मास प्रोटेस्ट, मास क्राइसिस ईरान में क्रिएट करें, जिससे कि रेजीम चेंज हो जाए। क्योंकि अगर रेजीम चेंज होती है तो पुतिन का पूरा स्ट्रक्चर यहां पे फॉल हो जाता है, और जैसे ही ये स्ट्रक्चर फॉल होता है आपको दिखेगा कि आपको इनको ढूंढना, चुनना ये बहुत आसान हो जाएगा, जो आसपास ये मकड़े का जाल बना है। बट अगर जिस तरीके से जो बाइडन और जिस तरीके से सब पीस की बात कर रहे हैं, सीज फायर की बात कर रहे हैं, पहली बार इजराइल के साथ ऐसा हो रहा है कि दुनिया ये कह रही है नहीं भाई ये हो गया, अभी वो उन्होंने रिटेलिएट किया था, इट वाज नॉट एन अटैक, तो अब आप चुप हो जाओ, रेस्ट्रेंट, सीज फायर, शांति, बाइडन वोंट सपोर्ट। तो ये सारी जब चीजें आ रही हैं तो अब देखा जाएगा कि कैसे इजराइल रिटेलिएट करता है। बट एक चीज तो डेफिनेट है कि बिना रिटेलिएशन पॉलिटिकल सर्वाइवल ही मुमकिन नहीं है इजराइल की करंट गवर्नमेंट का। लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा टू द चैनल कनेक्टिंग डॉट्स। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।